अध्याय 3 आव्यूह मैट्रिक्स। ठीक है, क्लास 12th एनसीईआरटी हिंदी मीडियम। तो इसमें हम नई एक्सरसाइज यानी आव्यूह जो मैट्रिक्स इसको कहते हैं स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें आव्यूह देखते हैं कि आव्यूह कहते किसे हैं। ठीक है, तो आव्यूह की हम डेफिनेशन देखते हैं। जब यानी आव्यूह की जब परिभाषा देखते हैं तो आव्यूह की परिभाषा क्या बनती है कि अवयवों व संख्याओं को आयताकार व वर्गाकार रूप में व्यक्त करना आव्यूह कहलाता है। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि अवयवों व संख्याओं को आयताकार व वर्गाकार रूप में व्यक्त करना आव्यूह कहलाता है। अब किस प्रकार से देखो, अवयव कौन से भी हो सकते हैं, 1 2 3 A1 B1 C1। ठीक है ना। अब अपन ने जैसे इसमें ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आव्यूह को इस प्रकार से लिखा जाता है, इस बड़े कोष्टक के अंदर आव्यूह को लिखा जाता है। ठीक है, तो अवयवों संख्याओं को आयताकार व वर्गाकार रूप में व्यक्त करना, यानी इसमें कितने भी पद हो सकते हैं, यानी 3 लाइन भी हो सकती है, 2 लाइन भी हो सकती है, इधर भी 2 पद हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो आड़ी लाइनें जो होती है ना, ये जैसे एक लाइन ये एक ये, तो इनको अपन क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अपन पंक्तियाँ। क्या कहते हैं, पंक्तियाँ। यानी ये कौन सी पंक्ति होगी, फर्स्ट पंक्ति, ये सेकंड पंक्ति और ये थर्ड पंक्ति। ठीक है, और इसे अपन आर के द्वारा दर्शाते हैं, यानी R1 R2 R3। ठीक है, ये इस प्रकार से जो है, ये एक पंक्ति, ये फिर दूसरी पंक्ति, और ये 7 8 9 ये तीसरी पंक्ति। और ये इस प्रकार से जो खड़े जो होते हैं ना, स्तंभ होते हैं खड़े, तो ये 1 4 7 ये एक स्तंभ हो जाएगा पूरा। तो इसे अपन किससे लिखते हैं, C1 से, यानी फर्स्ट स्तंभ, पहला स्तंभ। फिर ये देखो 2 5 8 इन तीनों का मिलकर एक स्तंभ ये बन रहा है, तो इसे कहते हैं C2 यानी सेकंड स्तंभ। और 3 6 9 से मिलकर एक और बन रहा है, इसे कहते हैं अपन C3 यानी थर्ड स्तंभ। ठीक है, इस प्रकार से हम आव्यूह में देखते हैं। जैसे अपने पास दे दिया उसने कि A1 A2 और B1 B2, तो इसमें पूछ लिया होना कि इसमें कितनी पंक्तियाँ और कितनी स्तंभ है। तो हम देख लेंगे, ये पंक्ति इस प्रकार से होती है तो इसमें 2 तो पंक्तियाँ हैं, और स्तंभ इस प्रकार से होते हैं तो इसमें 2 स्तंभ है। बस इस प्रकार से। अब इसमें एक और सूत्र आपको याद रखना, आव्यूह की कोटि, वो भी बहुत इजी है। आव्यूह की कोटि यानी आव्यूह की कोटि बराबर क्या होता है, तो आव्यूह की कोटि बराबर होता है पंक्ति इंटू स्तंभों की संख्या, यानी पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या। तो क्या होता है, पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या। तो पंक्ति और स्तंभ की संख्या के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आव्यूह की कोटि कहते हैं। यानी देखो, जैसे ये है ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं, पंक्तियों की संख्या, यानी इसमें पंक्तियाँ कितनी है, 1 2 3, एक पंक्ति तो ये है, ये दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, यानी 3, 3 पंक्तियाँ हैं, और 1 2 3 स्तंभ है, यानी 3 इंटू 3। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 3 इंटू 3 इसकी कोटि हो जाएगी। इसमें पंक्तियाँ कितनी है, 3 पंक्तियाँ हैं, और कोटि कितनी है, सॉरी स्तंभ कितने, स्तंभ भी 1 2 3। ये देखो पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, 3 स्तंभ है, तो इसकी स्तंभ की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। यानी इसकी कोटि कितनी हो जाती है, 3 इंटू 3। तो इसकी कोटि यहाँ पर लिखाता है। ठीक है, पहले पंक्ति की संख्या लिखाती है, फिर स्तंभ की संख्या। उसके बाद अगर अपन से अवयव की संख्या पूछता है वो, कि अवयवों की संख्या, तो अवयव की संख्या किस प्रकार से बताएंगे कि इन दोनों को गुणा कर दो, 3 इंटू 3 यानी 9 हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ही अवयव है, वो 9 अवयव आ जाते हैं। ठीक है, आव्यूह जो है उसकी परिभाषा होती है अवयवों संख्याओं को आयताकार व वर्गाकार रूप में व्यक्त करना आव्यूह कहलाता है। वर्गाकार और आयताकार में कैसे, देखो अपन ने इस प्रकार से किया तो ये वर्गाकार हो गया। यदि हम इस प्रकार से करते हैं 4 5 6 3 9, तो ये देखो आयताकार हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, और इसको बड़े कोष्टक में लिखा जाता है आव्यूह को। ठीक है, आव्यूह को बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। उसके बाद ये जो आड़ी लाइनें होती है इनको क्या कहते हैं, पंक्तियाँ। इसे इन्हें R1 R2 इस प्रकार से, R से दर्शित
प्रदर्शित करते हैं। और जो इस प्रकार से खड़ी लाइनें होती है इनको अपन क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। इन्हें C1 C2 C3 इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपको ना m इंटू n क्रम का एक आव्यूह लिखना है, एक स्तंभ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। आपको m इंटू n क्रम का आव्यूह लिखो, आव्यूह लिखो। तो m इंटू n क्रम का आव्यूह किस प्रकार से लिख सकते हैं हम। m का मतलब पंक्तियों की संख्या, ठीक है ना। m का मतलब तो पंक्तियों की संख्या, और n का मतलब यानी पहले पंक्तियों की संख्या होती है फिर स्तंभों की संख्या होती है। इसमें आपको गलती नहीं करनी है। n मतलब स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। अब देखो पंक्ति और स्तंभों का गुणनफल है ना, उसको क्या कहते हैं, कोटि। यानी m इंटू n कोटि का आपको आव्यूह लिखना है या क्रम का आव्यूह लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, यानी उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, m है, और स्तंभों की संख्या कितनी है, n है। तो उसको समझने के लिए आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो आपको कितनी पंक्तियाँ हैं, m पंक्तियाँ हैं। यानी पहला अवयव तो आपको पता होना चाहिए कि a11 होगा। a11 किस प्रकार से होगा, पहली पंक्ति का पहला अवयव। या इसको अगर अपन लिखेंगे ना तो इस प्रकार से लिखेंगे aij, इस प्रकार से भी इसको लिखा जाता है। अब i की जगह क्या आएगा, कौन सी पंक्ति है, और j की जगह कौन सा आएगा, कौन से नंबर का अवयव है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो aij यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव, फिर क्या आ जाएगा a12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, a13 पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, a14 पहली पंक्ति का चौथा अवयव, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा a1 इंटू n, यानी पहली पंक्ति का nवां अवयव, पहली पंक्ति का nवां अवयव। इसी प्रकार से अगर अपन नीचे जाएंगे ना तो क्या आ जाएगा a21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, a31 तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, और इसके बाद डेट डेट डैश करके m इंटू 1 यानी mवीं पंक्ति का पहला अवयव, ठीक है। इस प्रकार से यानी mवीं पंक्ति का पहला अवयव का, इसको आगे बढ़ाएंगे तो a22 दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, a23 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, a24 यानी दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा a2n यानी दूसरी पंक्ति का nवां अवयव हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा a32 तीसरी पंक्ति का दूसरा, तीसरी पंक्ति का तीसरा, तीसरी पंक्ति का चौथा अवयव, और एक हो जाएगा तीसरी पंक्ति का nवां अवयव, ठीक है। इसी प्रकार से ये सारे बढ़ाएं अपन ने तो क्या हो जाएगा mवीं पंक्ति का दूसरा अवयव हो जाएगा, mवीं पंक्ति का तीसरा अवयव, फिर mवीं पंक्ति का चौथा अवयव, और डेट डेट डैश कितना हो जाएगा mवीं पंक्ति का nवां अवयव, ठीक है। इस प्रकार से देखो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति mवीं पंक्ति आएगी। अब पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ चौथा स्तंभ और nवां स्तंभ आ गया। तो देखो m इंटू n स्तंभ यानी m इंटू n कोटि का बन गया ना, m इंटू क्रम बन गया ना इसमें। तो इस प्रकार से कौन सी क्रम का बन गया, m इंटू n क्रम का आव्यूह बन गया, ठीक है। मैं आपके लिए लिख देता हूँ, जैसे a11 है, इसको आप क्या पढ़ोगे कि पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहला अवयव, ठीक है। इसी प्रकार am5 है, इसके क्या पढ़ेगा mवीं पंक्ति का पांचवा अवयव, पांचवा अवयव। ये आपको याद रखने आपके आगे काम आएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से m इंटू n क्रम का आव्यूह लिखने की कहा था। m मतलब पंक्तियों की संख्या, n मतलब स्तंभों की संख्या। तो हमने लिखा a11 a12 a13 a14, पहली पंक्ति m तक जाएंगे तो mवीं पंक्ति का, इधर तक जाएंगे तो स्तंभ कितने हो जाएंगे n, टोटल am इंटू n बन जाएगा। आव्यूह के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो देखो आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं। आव्यूह के प्रकार होते हैं, एक तो स्तंभ आव्यूह, दूसरा पंक्ति आव्यूह, तीसरा वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, तत्समक आव्यूह और शून्य आव्यूह, ठीक है। अब इनके बारे में हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्तंभ आव्यूह के बारे में देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह के बारे में देखेंगे तो देखो इस स्तंभ आव्यूह में क्या होता है, केवल एक स्तंभ होता है। इसमें केवल एक स्तंभ होता है, इसलिए स्तंभ आव्यूह कहलाता है, आव्यूह होता है। केवल एक स्तंभ भी होता है इसमें, ठीक है ना। एक स्तंभ होता है, यानी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो जैसे 1 2, अब देखो कितना स्तंभ है, एक ही स्तंभ है ना। या फिर आप ले लो 1 2 3 4, इसमें भी पूरा में एक ही स्तंभ है। एक इसको स्तंभ भी कहते हैं ना अपन, ये स्तंभ होता है, ठीक है। तो
स्तंभ अवयव में केवल एक स्तंभ होता है, ठीक है। उसके बाद अपन दूसरा देखते हैं पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव में होता क्या है? सेकंड नंबर पर आता है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, इसमें क्या होता है? इसमें केवल एक पंक्ति होती है, इसमें केवल एक पंक्ति होती है, एक पंक्ति होती है। यानी केवल यो जो जमे होते हैं ना, बस इस प्रकार से जमे होते हैं, 1 2 3, बस इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो इसकी अपन कोटि निकालेंगे तो क्या निकलेगी? पंक्ति कितनी है? एक ही तो पंक्ति है, तो एक, और स्तंभ कितने? 1 2 3, 3 स्तंभ है, ठीक है। अब इसकी निकालेंगे तो इसमें पंक्तियाँ कितनी है? एक पंक्ति, दो पंक्ति, दो पंक्ति है, और स्तंभ तो एक ही है, तो 2 इंटू 1 का अवयव है ये, 2 इंटू 1 कोटि का अवयव है। अब इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 पंक्तियाँ हैं, और स्तंभ कितने? स्तंभ तो एक ही है ना, ये स्तंभ तो एक ही है, तो 4 इंटू 1 का है ये, ठीक है। इस प्रकार से हम, यानी पंक्ति अवयव में इसमें केवल एक पंक्ति होती है, एक ही पंक्ति है। स्तंभ से मतलब नहीं, स्तंभ कितने भी हो, लेकिन पंक्ति तो एक ही है ना। यदि अपन को एक पंक्ति दिखती है तो अपन समझ सकते हैं कि ये कौन सा अवयव है, ये पंक्ति अवयव है, ठीक है। इसके बाद तीसरा, और देखिए आप इसका जो व्यापक रूप होता है ना स्तंभ अवयव का, व्यापक रूप में आपको बता देता हूँ। इसका व्यापक रूप क्या होता है? इसका व्यापक, जैसे इसको आपने मान लिया ए, तो ए बराबर होता है ए आई जे एम इंटू एन, एम इंटू 1, ठीक है। अब देखो इसमें ये स्तंभ की संख्या, तो स्तंभ की संख्या कितनी? एक है, और एम का मतलब पंक्तियों की संख्या। अब पंक्तियों की संख्या इसमें कितनी भी हो सकती है, ठीक है ना। और आई जे का मतलब एक कोई सी भी नंबर का अवयव हो सकता है, यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, इस प्रकार से, तो इसका व्यापक रूप होता है। अब इसी प्रकार से अगर हम पंक्ति का निकालेंगे व्यापक रूप, तो इसका व्यापक रूप क्या आएगा? देखो ए बराबर ए आई जे, और यहाँ पर क्या आएगा? देखो यहाँ पर आएगा 1 इंटू एन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी है? एक है, तो एक आ गया, और एन का मतलब क्या है? स्तंभों की संख्या, यानी स्तंभ की संख्या कितनी भी हो सकती है, ठीक है। और ए आई जे मतलब ये पंक्ति का कोई सा भी अवयव हो सकता है, पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, A11 A12, इस प्रकार से, ठीक है। देखो तीसरा वर्ग अवयव। वर्ग अवयव में क्या होता है? इसमें जो पंक्तियों की संख्या होती है ना, वो स्तंभों की संख्या के समान होती है। यानी इसमें क्या होता है? पंक्तियों की संख्या, यानी मैं पूरी परिभाषा लिख देता हूँ, यानी वह अवयव जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या बराबर हो, ठीक है। तो वह अवयव जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या बराबर हो, उसे अपन क्या कहते हैं? वर्ग अवयव कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है? जो एम यानी क्या बताया मैंने? एम यानी होता है पंक्तियों की संख्या, एम यानी पंक्तियाँ की संख्या, और एन यानी स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। अब इसमें क्या है? पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर है, यानी इसमें क्या होता है? एम बराबर एन होता है, ये आपको याद रखना है। वर्ग अवयव में क्या होता है? एम बराबर एन होता है, ठीक है। इसलिए इसे वर्ग अवयव कहते हैं, ठीक है। यदि एम बराबर एन होगा तो उसकी कोटि क्या हो सकती है? तो उसकी कोटि को अपन एन का वर्ग अवयव कह सकते हैं, या एम का वर्ग अवयव कह सकते हैं, क्योंकि एन के बराबर एम है और एम के बराबर एन है। तो उदाहरण के लिए जैसे मैं बताता हूँ आपको, ए बराबर यहाँ पर दे रखा आपको, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दे रखा आपको, ठीक है। अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ? 3 कोटि का वर्ग अवयव है। 3 कोटि का कैसे? यहाँ पर देखो 3 होगा, यानी पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या भी 3, ठीक है ना। तीनों बराबर है, तो इसे मैं डायरेक्ट 3 कोटि का कह सकता हूँ ना, 3 कोटि का वर्ग अवयव, 3 कोटि का वर्ग अवयव, इस प्रकार से, ठीक है ना। इसी प्रकार से एम एन देख रहा, तो इसे मैं एन कोटि का वर्ग अवयव कह सकता हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना है, यानी 3 और 3 यानी दोनों बराबर है, तो मैं इसे 3 कोटि का वर्ग अवयव कह सकता हूँ। लेकिन इसी जगह अगर ऐसे होता है ना 1 2 4 5 6 7, तो इसमें क्या होगा? पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 2, तो इसे थोड़ी मैं 3 कोटि का कह सकता, इसे 3 इंटू 2 कोटि का वर्ग अवयव कहेंगे, 3 इंटू 2 कोटि का अवयव कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से होता है। अब अपन इसका व्यापक रूप देखते हैं, तो व्यापक रूप क्या होगा? ए बराबर ए आई जे, इसका मतलब तो आप समझ गए हैं। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा? एम इंटू एम आएगा,
m इंटू एम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पंक्ति और स्तंभों की संख्या तो बराबर है, तो ये m कोटि का वर्गाव्यूह है। क्या आ जाएगा यहाँ? m कोटि का वर्गाव्यूह है, m कोटि का वर्गाव्यूह है। क्योंकि स्तंभों की संख्या किसके बराबर है? पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए a बराबर ए आई जे। आई का मतलब, आई जे का मतलब ये कोई सी भी पंक्ति का या स्तंभ का कोई सा भी अवयव हो सकता है, यानी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव हो सकता है, दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव हो सकता है। इस प्रकार से m इंटू एम यानी दोनों मान बराबर होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। इसके अलावा यदि देखो आपको कोई अवयव दे देता है, जैसे a बराबर आपको दे दिया, a बराबर 4 5 6 3 2 1 और 1 4 5 ये दे दिया, और इसमें आपसे इसने पूछ लिया कि विकर्ण के अवयव बताओ, विकर्ण के अवयव। तो इस प्रकार से विकर्ण के अवयव पूछेंगे ना, तो ये वाले विकर्ण के अवयव बनता है आपको। तो विकर्ण के अवयव क्या हो जाएंगे इसमें? 4 2 5 ये विकर्ण के अवयव हो जाएंगे। ये इस प्रकार से आंसर आता है। ठीक है, अब देखो विकर्ण अवयव किसे कहते हैं? विकर्ण, विकर्ण अवयव का मतलब है इसमें ना केवल विकर्ण पर स्थित अवयव शून्य नहीं होने चाहिए, बाकी सारे अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। जैसे आप इसकी एक परिभाषा लिख सकते हैं कि वह अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव छोड़कर, इसमें विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव शून्य, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे किस प्रकार? जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है 1 0 0, फिर 0 2 0, फिर 0 0 3। अब देखो विकर्ण, ये विकर्ण वाले अवयव है, विकर्ण पर अवयव है ना, विकर्ण इस प्रकार से तिरछे होता है, और इसके अलावा बाकी सारे अवयव देखो शून्य है, बाकी सारे अवयव शून्य हैं, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? इसको अपन विकर्ण अवयव कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये विकर्ण अवयव, क्योंकि अवयव में क्या, विकर्ण अवयव को छोड़कर, यानी विकर्ण पर जो अवयव है ना उनको छोड़कर अन्य सभी अवयव अगर शून्य है तो ये विकर्ण अवयव। अगर एक अवयव भी शून्य आ जाता है विकर्ण में तो फिर ये विकर्ण अवयव नहीं होगा। इस प्रकार से अब इसका जैसे अपन व्यापक रूप देखेंगे ना, व्यापक रूप, तो देखो इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? व्यापक रूप इसका होता है कि b बराबर बी आई जे, ठीक है, m इंटू एम। अब देखो इसमें सारे इस प्रकार आएगा तो वर्ग अवयव, ये है तो वर्ग अवयव ही, ठीक है ना, लेकिन उसमें शून्य नहीं आते, विकर्ण, विकर्ण पे अवयव अलग नहीं आते, ठीक है ना, लेकिन इस पर विकर्ण पर अवयव आते हैं और बाकी सारे अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रकार से वर्ग अवयव हुआ, लेकिन इसमें शर्त क्या है? शर्त ये है कि बी आई जे बराबर 0, बी आई जे बराबर 0 जब आई नॉट इक्वल जे, यानी जब आई का मान जे के बराबर नहीं हो तो बी आई जे बराबर 0 हो, तो ये आपका विकर्ण अवयव होगा। किस प्रकार से? देखो बी आई जे का मतलब यानी इस प्रकार से पहली पंक्ति का दूसरे अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरे अवयव, इस प्रकार से हो सकता है। अब ये 0 कब कब होना चाहिए? जब आई जे के बराबर नहीं हो, है ना। अब देखो जब आई का मान यहाँ पर कितना होता है? यहाँ पर आई का मान 1 होगा और जे का मान भी 1 होगा, यहाँ पर आई का मान 2 होगा, जे का मान भी 2 होगा, यहाँ पर आई का मान 3 होगा और जे का मान भी 3 होगा, ठीक है ना। यानी जब आई जे के बराबर, यानी यहाँ पर तो आई जे के बराबर है ना। अब लेकिन इसने क्या करेगा? जब आई जे के बराबर नहीं हो, यानी यहाँ पर क्या होता है? ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, ये तीसरा अवयव, ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, ये क्या हो जाएगा? ये दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, ठीक है। अब जब आई जे के बराबर नहीं होगा, यानी यहाँ पर आई जे के बराबर नहीं है, तब बी आई जे बराबर 0 होना चाहिए, तब बी आई जे बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो देखो यहाँ पर बराबर नहीं है तभी तो 0 है, लेकिन यहाँ पर तो बराबर है तो 0 नहीं है। इस प्रकार से विकर्ण अवयव का व्यापक रूप अपने सामने बन के आता है, ठीक है। अब देखो अदिश अवयव में क्या है? देखो इसमें ना सारे अवयवों में एक के बाद एक में अलग अलग एक एक शर्त अलग आती जा रही है, बाकी सारे अवयव सेम है। देखो अब अदिश अवयव में भी क्या होगा? उसी प्रकार से सभी होंगे, 0 भी होगा, लेकिन जी यहाँ पर जो अवयव अलग अलग आ रहे थे ना, अदिश अवयव में वो क्या आना चाहिए? समान आने चाहिए। यानी एक विकर्ण अवयव होगा तो विकर्ण अवयव ही वो एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है, अदिश अवयव कहलाता है। अब अदिश अवयव कब कहलाता है? जब उसके
विकर्ण के अवयव समान होते हैं, विकर्ण के अवयव समान होते हैं, यानी जो विकर्ण पर स्थित अवयव है ना वो समान होने चाहिए और बाकी सारे अवयव क्या होने, जीरो होने चाहिए। जैसे इस प्रकार से देख सकते हैं आप, 2 × 2 कोटि का बनाता हूँ मैं। तो देखो जैसे यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ 0 आ गया, फिर यहाँ पे 0 वापस 2। अब देखो विकर्ण, ये विकर्ण, अब देखो विकर्ण पर स्थित अवयव क्या है, समान है, वो बाकी अवयव क्या, 0 है, तो ये अपना क्या हो जाता है, अदिश अवयव हो जाता है। इसी प्रकार से अगर 3 × 3 कोटि का देखते हैं, जो जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है 4.4, फिर 0, फिर 0, 0, 4.4, फिर 0, 0, 0, 4.4, इस प्रकार से दे रखा है। तो अब इसको हम विकर्ण अवयव नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इस पर विकर्ण पर अवयव स्थित अवयव क्या है, समान अवयव। अगर असमान होते तो फिर विकर्ण अवयव होता, लेकिन ये समान अवयव है ना इस स्थिति में, तो इस वजह से ये कौन सा अवयव होगा, अदिश अवयव। यदि इसका अपन व्यापक रूप देखेंगे, क्या व्यापक रूप अगर इसका देखते हैं, इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, तो बी बराबर BIJ, ठीक है, n × n। अब ये अदिश अवयव क्या कब कहलाएगा, इसके लिए भी शर्त है। क्या शर्त है, कि जब BIJ बराबर 0, जब I ≠ j। देखो ये तो विकर्ण अवयव में भी था, किस प्रकार से था, कि जब BIJ बराबर 0 हो, BIJ बराबर 0 यानी I ≠ j पर जब I j के बराबर नहीं हो तो BIJ बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी यहाँ पर I j के बराबर नहीं होता, यहाँ पर भी नहीं होता, यहाँ पर भी नहीं होता, यहाँ पर भी नहीं होता, तो BIJ का मान 0 के बराबर हो सकता है। लेकिन जहाँ पर I और j का मान बराबर है 0 के, I का मान j के बराबर है, वहाँ 0 BIJ का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। मैंने आपको समझाया है कि जैसे यहाँ पर देखो I का मान j के अलग, दोनों का मान अलग है, दोनों का मान अलग है ना, तो इस जगह पर BIJ का मान क्या, यानी अवयव का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, ये शर्त रखी थी इस पर, तो ये वाली शर्त तो विकर्ण अवयव की है, लेकिन इस पर एक और शर्त है कि BIJ बराबर के, अब देखो BIJ का मतलब मैंने बहुत बार समझा दिया, यानी कोई सी भी पंक्ति, यानी दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव या पहले पंक्ति का दूसरा अवयव, ये सारे इसको BIJ के द्वारा लिखते हैं। ठीक है ना, अब इन जगह 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। BIJ बराबर के दे रखा है, जब I बराबर J, जहाँ के कोई अचर है। अब देखो के कोई अचर है, यानी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी वहाँ पर आ सकता है। तो BIJ बराबर के कब होगा, जब I बराबर J होगा, I बराबर J, I का मान J के बराबर होना चाहिए, वहाँ पर BIJ बराबर क्या आएगा, क्या आएगा। लेकिन क्या आना चाहिए, यहाँ पर अचर आने चाहिए सारे, और I का मान J के बराबर हो जब। अब देखो यहाँ पर I का मान J के बराबर, यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव होता है, ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव होता है, यानी I का मान J के बराबर, I का मान J के बराबर, यहाँ पर भी I का मान J के बराबर है ना। और यहाँ पर क्या आता है, एक अचर संख्या आएगी। इस प्रकार से अपना अदिश अवयव पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, अब बस आपको इतना से याद रखना है कि विकर्ण अवयव में तो क्या होता है, जो विकर्ण पर स्थित अवयव होता है अलग अलग होते हैं, और अदिश अवयव में विकर्ण पर स्थित अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितनी कोटि का अवयव, तो वो तो मैंने बता ही दिया आपको। यहाँ पर क्या है, 3 × 3 आएगा, यानी इसको अपन क्या कह सकते हैं, ये 3 कोटि का अदिश अवयव है, ये 3 कोटि का वर्ग विकर्ण अवयव है, वो अगर वर्ग में आएगा तो 3 कोटि का वर्ग अवयव है। ठीक है, अब देखो तत्समक अवयव। तत्समक अवयव किसे कहते हैं, कि ऐसा अवयव जिसके विकर्ण पर स्थित अवयव एक हो तथा शेष अवयव 0 हो। ठीक है, यानी इसमें विकर्ण पर जो स्थित अवयव होगा ना वो 1 होने चाहिए सारे, और शेष अवयव क्या होने चाहिए, 0। देखो किस प्रकार से, एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको। यानी विकर्ण यहाँ पर, तो बाकी सारे अवयव 0। ठीक है, अब देखो विकर्ण पर स्थित अवयव क्या आया, 1 आया, तो ये देखते हैं अगर विकर्ण पर सारे अवयव 1 है तो अपन देखते बता सकते हैं तत्समक अवयव है। ठीक है, अगर इस प्रकार से भी आ जाए, 2 में भी आ जाए इस प्रकार से कि 1 0 0 1, तो विकर्ण पर स्थित अवयव क्या है, 1 1 है, तो ये कौन सा अवयव हो गया, तत्समक अवयव। बाकी अवयव 0 है। बस आपको ये देखना है कि विकर्ण पर स्थित अवयव जो हैं वो 1 होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो व्यापक रूप आपको मैं बताता हूँ।
व्यापक रूप। अब देखो ये 3 × 3 कोटि, ये 2 × 2 कोटि, इसे आप 3 कोटि का तत्सम आयु कह सकते हैं, इसे 2 कोटि का तत्सम आयु कह सकते हैं, ठीक है ना। अब व्यापक रूप आप देखोगे यहाँ पर तो क्या आएगा, देखो A बराबर AIJ n × n एक तत्समक आव्यूह है। अब ये तत्समक आव्यूह कब होगा उसके लिए भी एक शर्त दे, ठीक है। जब AIJ बराबर 1 यदि I बराबर J और 0 यदि I नॉट इक्वल J, यानी जब I का मान J के बराबर हो, I का मान J के बराबर हो तो उस स्थिति में क्या आना चाहिए 1, और जब I का मान J के बराबर नहीं हो तो 0 आना चाहिए। अब आप देख सकते हो कि I का मान J के बराबर कहाँ कहाँ होता है, केवल विकर्ण पर होता है I का मान J के बराबर, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 1 आ गया। यहाँ पर I का मान J के बराबर होता है और बाकी सारी स्थितियों में I का मान J के बराबर नहीं होता है, तो उन यानी I का मान J के बराबर नहीं होगा तो उन जगह पर क्या आ जाएगा, ये 0 आ गया, ठीक है। मैं और अच्छे से समझाता हूँ आपको। देखो जैसे मैं एक अवयव मान लेता हूँ, A मान लिया, ये मान लिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर A है, अब यहाँ पर A11 पहली पंक्ति का पहला अवयव, A12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, A13 पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, फिर A21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, A22 दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, A23 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। इसी प्रकार A31 तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, A32 तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, A33 तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। अब देखो ये I का मान, ये J का मान, अब I का मान J के मान के बराबर कहाँ कहाँ पर है, ये देखो विकर्ण पर ही तो है केवल बराबर, तो वहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, तो इन सारी जगह क्या आ जाएगा 1 1 और 1 आ जाएगा, ठीक है। और I का मान J के बराबर कहाँ पर नहीं है, देखो इन तीनों 6 स्थितियों में यहाँ पर I का मान J के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 0, तो ये 0 0 0 0 0 0, तो ये आपका कौन सा अवयव होगा, तत्समक अवयव, ठीक है। इसे हम I से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, I से प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। I के द्वारा अपन तत्समक आयु को प्रदर्शित करते हैं और इसे इकाई आयु भी कहते हैं। क्या, इकाई आयु, ये आपको याद रखना है, इकाई आयु। अब देखो तत्समक आयु है जो है ना, आपने पढ़ा अभी कौन सा आयु, अदिश आयु, उसमें क्या होता है विकर्ण पर स्थित अवयव समान होने चाहिए और बाकी अवयव शून्य होने चाहिए, इसमें भी तो वही है। तो ये स्पष्टतया एक प्रकार से यह अदिश आयु होता है, अदिश आयु है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर n कोटि का तत्समक आयु होगा, n कोटि का तत्समक आयु होगा तो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, in के द्वारा। जब n कोटि का होगा तो अगर 3 कोटि का है तो I3 के द्वारा, 4 कोटि का है तो I4 के द्वारा, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो शून्य आयु को हम रिक्त आयु भी कहते हैं। अब रिक्त आयु कब होगा, जब किसी अवयव के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, जब किसी अवयव के सभी अवयव शून्य होंगे ना तो वो कौन सा अवयव होगा, शून्य अवयव होगा। जैसे इस प्रकार से लिखा रहा है 0 0 0 0, इसे हम बराबर 0 लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिखा रहा है 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखो सभी अंक कौन से हैं, 0 है, तो इसे हम पूरा 0 लिख सकते हैं, तो आपका कौन सा अवयव होगा, शून्य अवयव। देखो उदाहरण फर्स्ट में देखा कि 3 फैक्ट्रियों फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पत्र पर विचार कीजिए। ये पहली फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री, थर्ड फैक्ट्री, यानी पहली फैक्ट्री में पुरुष कितने 30 और महिलाएं 25, सेकंड में 25 पुरुष है, 31 महिलाएं और 27 पुरुष है, 26 महिलाएं, ठीक है, इस प्रकार से। तो उपयुक्त सूचना को एक 3 × 2 आव्यूह में निरूपित करो। 3 × 2 आव्यूह में निरूपित करना है। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है, यानी तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि यानी अवयवों की संख्या क्या प्रकट करती है, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले आपको बता देता हूँ प्रविष्टि यानी क्या होता है। देखो प्रविष्टि यानी होता है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। अब आपको देखा रखा उसने देखा है फर्स्ट फैक्ट्री में यानी पुरुष और ये महिला, तो उसने दे रखा है देखो 30 25, फिर सेकंड में दे रखा है
25, 31 और थर्ड में दे रखा है 27 और 26। तो आपको 3 × 2 क्रम के अवयव में इसको जमाना है। यानी 3 × 2 क्रम का मतलब क्या है, देखो पहले नंबर क्या पंक्ति की संख्या होती है, दूसरे पे स्तंभ की संख्या होती है। यानी 3 तो पंक्तियां होनी चाहिए आप जमाओ तो, और 2 उसमें क्या होने चाहिए स्तंभ। तो आपका 3 × 2 क्रम का अवयव बनेगा। तो अब देखो 3 पंक्तियां, इसका मतलब आपको सबसे पहले तो इसमें लिखना पड़ता है, ये तो आपको पता है। अब होनी कितनी चाहिए 3 पंक्तियां, ठीक है, स्तंभ 2 होने चाहिए। तो देखो 3 पंक्तियां अगर मैं बनाऊंगा तो देखो 30, 25, 25, 31 और 27, 26। तो देखो 1 पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति, 3 पंक्ति बन गई। यानी मैं लिख सकता हूँ 3, यानी पंक्तियों की संख्या तो 3 है। अब देखो एक स्तंभ तो ये पूरा और एक स्तंभ ये पूरा, तो कितने हो गए 3 × 2 का अवयव बन गया ना, और यही तो आपका आंसर है। अब उसने एक और चीज़ क्या पूछी है आपसे कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि का क्या प्रकट करती है, ठीक है। अब तीसरी पंक्ति ये है, ठीक है, लेकिन दूसरे स्तंभ, अब दूसरा स्तंभ तो ये रहा ना, तो ये प्रविष्टि क्या प्रकट कर रही है, ये महिलाओं की संख्याओं को प्रकट करती है। तो अपन लिख सकते हैं कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि मतलब अवयवों की संख्या फैक्ट्री 3 कारखाने में महिला कार्यकर्ताओं की संख्या को प्रकट करते हैं, क्या को प्रकट करती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब उदाहरण सेकंड में आपको देखना है कि यदि किसी अवयव में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है। अब किसी अवयव में कितना अवयव है, 8 अवयव है। अब आपको मैंने बताया था कि जो अवयवों की संख्या होती है ना, अवयवों की संख्या वो जितना पंक्ति और स्तंभ में की संख्या जो होती है ना, उसका गुणनफल जो होता है ना, वही तो अवयवों की संख्या होती है। जैसे इसमें 3 पंक्ति है, ठीक है, और 2 स्तंभ है, तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। इस प्रकार से तो निकालते हैं हम। तो अपन को अवयवों की संख्या पहले ही दे रखी है, क्या दे रखी है 8 दे रखी है। तो हम लिख सकते हैं संभव कोटियाँ। अब कोटि किसको कहते हैं, पंक्ति और स्तंभ की संख्या के गुणनफल को कोटि कहते हैं, ठीक है ना। तो कोटि तो बस इस प्रकार से लिखाती है, और जब हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो अवयवों की संख्या आ जाती है अपने पास, ठीक है। तो कोटि को गुणनफल करने पर ही अपन को अवयवों की संख्या प्राप्त होती है। तो अवयव कितने अपने पास टोटल 8। तो हम देखो इस प्रकार से मान सकते हैं कि अपने पास 1 पंक्ति होगी और 8 अवयव होंगे। स्थिति अलग अलग बनेगी, या फिर अपने पास 2 पंक्ति होगी और 4 स्तंभ होंगे, या फिर 4 पंक्तियाँ होगी और 2 स्तंभ होगा, या फिर 8 पंक्तियाँ होगी और 1 स्तंभ होगा। यानी मैं किस प्रकार से कह रहा हूँ आपको मैं बताता हूँ। देखो 1 पंक्ति यानी 8 अवयव, यानी 8 अवयव मान सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो या तो वो 8 अवयव इस प्रकार से जमे होंगे, देखो या तो 8 अवयव इस प्रकार से जमे होंगे। तो देखो ये तो 8 अवयव इस प्रकार से जमे होंगे 5 6 7 8। यानी अब देखो इसमें पंक्तियाँ कितनी, एक ही तो पंक्ति है पूरी ये, और स्तंभ कितना होगी 1 स्तंभ, ये 2 स्तंभ, ये 3 4 5 6 और 7 और 8, समझे। तो यानी एक स्थिति ये बन सकती है, या 8 अवयव। इसमें कुल मिलाकर ये बताना है कि 8 अवयव किस किस प्रकार से हम जमा सकते हैं अवयव के अंदर, या फिर इस प्रकार से भी तो जम सकते हैं कि इसमें 2 पंक्तियाँ होंगी और 4 स्तंभ होंगे। कितने स्तंभ 4 स्तंभ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पंक्तियाँ कितनी है 2 पंक्तियाँ हैं, और स्तंभ वापस कितना आएगी 4 आएगी ना। तो दूसरी स्थिति ये बन सकती है, या फिर इस प्रकार से हो सकता है कि 4 पंक्तियाँ हो सकती है और 2 स्तंभ हो सकते हैं। यानी किस प्रकार से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से होते हैं। तो 1 2 3 4 पंक्तियाँ और 1 2 स्तंभ हो गए, ठीक है। इसके अलावा या फिर ये हो सकता है कि या तो 8 क्या हो 8 पंक्तियाँ हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8
और एक स्तंभ हो। तो देखो पंक्ति कितनी होगी, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ पंक्तियाँ होगी और स्तंभ तो बस ये एक अकेले ही है। तो इस प्रकार से स्थिति बन सकती इस इन देखो चारों स्थिति के अलावा एक स्थिति भी नहीं बन सकती। तो इस प्रकार से आपको निकालना है, ठीक है। कि गुणा करने पर वो 8 आ जाने चाहिए, इसके अलावा तो किसी भी गुणा करोगे तो 8 नहीं आएगा, ठीक है। अब उदाहरण नंबर 3 में है कि एक ऐसे अवयव की रचना करो जिसके अवयव ए आई जे बराबर 1/2 मोड आई माइनस 3 जे द्वारा प्रदत्त है, ठीक है। ये आई और ये जे। अब इसमें क्या लफड़ा है, देखो अब आपको ना एक ऐसे अवयव की रचना करनी, सॉरी 3x2 के अवयव की रचना करनी है आपको, 3x2 अवयव की रचना करनी है। यानी 3 पंक्तियाँ होनी चाहिए और 2 स्तंभ होने चाहिए। क्या कि 3 तो पंक्तियाँ होनी चाहिए उसमें और 2 उसमें क्या होने चाहिए, स्तंभ, ठीक है। तो 3 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ वाला अवयव की रचना करनी है, लेकिन आपको कोई संख्या नहीं दे रखी है आपको, तो किस प्रकार से मानना हो मैं आपको बताता हूँ। अवयव को नाम दे दो ए। अब रचना किस प्रकार से करनी है, आप अवयव को मानो ए, ठीक है, इसको भी मानो ए। अब देखो आपको कितनी पंक्तियाँ बनानी है, 3 पंक्तियाँ, यानी ए स्तंभ कितने बनाने, 2, तो एक स्तंभ 2 स्तंभ। अब इसमें अपन पंक्तियाँ बना देंगे बस, तो ये ए यानी कितनी, 1 2 3 और 2 स्तंभ हो गए, 3 पंक्तियाँ 2 स्तंभ हो गए। अब इनको नाम किस प्रकार से देना आपको, अब देखो ये पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है इस प्रकार से, और ये पहली पंक्ति का क्या है, पहला अवयव है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, A11 यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव। पहली पंक्ति का पहला अवयव लिख रहे तो A11, अगर पहली पंक्ति का दूसरा अवयव लिख रहे तो A12 यानी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। इसी प्रकार से अगर हम चौथी पंक्ति का पांचवा अवयव लिख रहे हैं तो A45 यानी चौथी पंक्ति का पांचवा अवयव, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे A12 है तो इसका मतलब क्या है, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। अब ये है तो यहाँ पर क्या आएगा, A12 आ जाएगा क्योंकि पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ये कौन सी पंक्ति आएगी, यहाँ से दूसरी पंक्ति आएगी ना, तो दूसरी पंक्ति का ये पहला अवयव है और ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है। इसके बाद ये कौन सी तीसरी पंक्ति आएगी, तीसरी पंक्ति, यानी ये क्या हो गया, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव और ये तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। इस प्रकार से हम अवयव को नाम देते हैं, ठीक है। अब ये अवयव कौन सा है, 3x2 क्रम कोटि का अवयव है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अब हमको इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो आई और जे क्या है, तो ये 1 का मान है जो आई के बराबर है और ये 1 का मान है ये जे के बराबर है, ठीक है। इस प्रकार से तो ये अपन ने जब A11 लिखा ना, तो इसने A11 की जगह क्या दिया आपको, AIJ दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सोल्व करेंगे हम, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन A11 निकालेंगे, A11 निकालना आपको, तो 1/2 ये समीकरण रखी। अब देखो समीकरण के तरीके I-3j, अब यहाँ पर I का मान कितना, 1 -3, j का मान भी कितना है यहाँ पर 1 ही है, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो 1/2 2 - 3। अब देखो 1/2, अब देखो इसमें से 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचा, -3 में से हम मोड में सारी संख्या पॉजिटिव हो जाती है तो 1 ही बचेगा बस, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। यानी A11 बराबर क्या आया, 1/2, यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव अपने पास प्राप्त हुआ 1/2। अब अपन को क्या निकालना, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। जो पंक्तियों की संख्या होती है ना, पंक्तियों की संख्या को तो अपन क्या लिखते हैं, आई से, ये तो पंक्ति की संख्या है, पंक्ति की संख्या, और जे क्या है, अवयव की संख्या, यानी अवयव कौन से नंबर पे है, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो अपन आपको क्या निकालना, A12 निकालना है, यानी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, तब क्या आ जाएगा, देखो आई की जगह पर 1 आ जाएगा, -3, और जे की जगह पर 2 आ जाएगा, तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव निकलेगा। तो कितना आ जाएगा, 1/2, 1 - 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 1/2, ये -5। अब इसको मोड को सोल्व करेंगे तो 5 रह जाएगा, तो 1/2 5, तो कितना बनेगा ये 5/2, ठीक है। इसके बाद अपन को क्या निकालना पड़ेगा, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो ये क्या आ जाएगा, A21, तो 1/2। अब देखो अब आई की जगह क्या आएगा 2 और जे की जगह कितना आएगा 1, तो मैं लिख देता हूँ कि आई बराबर यहाँ पर 2 है और जे बराबर यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो आई की जगह तो आ जाएगा 2 - 3, जे की जगह आ जाएगा 1, तो 1/2 2 माइनस, अभी देखो 3 में से 2 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा,
ठीक है ना। अब ये माइनस का 1 तो प्लस हो जाएगा, मोड 16 होगा तो 1/2 बचेगा इधर से भी। अब इसके बाद अपन को 822 निकालना है, यानी दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। तो 822 यानी अब यहाँ पर आई का मान भी 2 हो जाएगा और जे का मान भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आई का मान भी 2 रखाएगा, जे का भी 2 रखाएगा। तो 1/2 2 माइनस 3 इंटू 2, तो 1/2 2 माइनस 6 1/2। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा -4, फिर मोड को सोल्व करेंगे तो 4 रह जाएगा। तो 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 2। अब उसके बाद A31 निकालना है, यानी तीसरी पंक्ति का पहला अवयव A31। तो इस जगह देखो आई का मान कितना हो जाएगा अब 3 और जे का मान अब कितना हो जाएगा 1। यानी पहले नंबर पर जो मान है ना ये वाला, ये आई का मान होता है और सेकंड नंबर पे ये जे का मान होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/2। फिर आई का मान इस जगह कितना है 3 है यहाँ पर, -3 इंटू जे का मान कितना है 1। तो 1/2 3 एकम 3, तो 3 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 0। मोड से 16 होगा तो भी 0 ही बचेगा। अब इसको पूरा पद क्या हो जाएगा 0। अब क्या निकालना A32 यानी तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। तो A32 सॉरी, तो 1/2 फिर उसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 2, यानी आई की जगह तो 3 आ गया और जे की जगह 2 आ गया। आई और जे का मान, क्योंकि आई का मान कितना है 3 और जे का मान कितना है 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/2, 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएगा तो -3। इसको सोल्व करेंगे तो भी कितना बचेगा 3/2 बचेगा। अब देखो अपने पास 3 इंटू 2 क्रम का अवयव बनाना था। तो अब देखो पहली पंक्ति का पहला अवयव यानी A11 की जगह अपन क्या रख देंगे 1/2। A11 की जगह 1/2 आया। फिर A12 की जगह क्या आ जाएगा 5/2। अब उसके बाद A21 है दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, यानी दूसरी पंक्ति यहाँ से स्टार्ट होगी, इसका पहला अवयव 1/2। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तो दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। फिर तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति तो यहाँ से स्टार्ट होगी, इसका पहला अवयव 0 आ जाएगा। फिर तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव कितना आ जाएगा 3/2। तो ये आपकी क्या बन गई अवयव मैट्रिक्स बन गया। अभी कई 3 इंटू 2 क्रम की है ना, क्योंकि देखो 1 2 3 पंक्तियाँ बनी और 1 2 इसमें क्या बना स्तंभ बना। तो ये आपका इस प्रकार से आंसर आता है। ठीक, अब देखो आपको उदाहरण 4 में ये अवयव दे रखे हैं, 2 अवयव दे रखे, दोनों को बराबर दे रखा है हो तो आपको क्या ABC X Y तथा Z के आपको मान याद करना है। ठीक है, अब देखो इस प्रकार से जब अवयव बराबर देते हैं ना आपको, तो जो पहले अवयव के पहले पंक्ति का पहले अवयव होता है ना, वो दूसरे अवयव की पहली पंक्ति के पहले अवयव के बराबर होता है। यानी ये वाला जो अवयव होगा ये इसके बराबर होगा, ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर, फिर ये आया तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। इस प्रकार से आप समझ लो। तो हम क्या लिखेंगे, जो भी अवयव दे रखे तो यानी अपन क्या करेंगे अवयव की तुलना करने पर, अवयव की तुलना करने पर। अब देखो मैं तुलना करूँगा तो ये पहली पंक्ति का पहला अवयव, इधर भी पहली पंक्ति का पहले अवयव से तुलना होगी। तो x + 3 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो x का मान कितना आ जाएगा -3 आगे इस प्रकार से। अब हम आगे बात करेंगे तो देखो z + 4 ये किसके बराबर होगा 6 के। तो z + 4 बराबर 6, तो z बराबर कितना आ जाएगा 6 - 4, तो z बराबर 2। ठीक है, इस प्रकार से 2y - 7 इसको भी हम इसके बराबर कर लेंगे। ठीक है, किसके इस वाले के बराबर, यानी कितना आ जाएगा 2y - 7 बराबर 3y - 2। तो अब देखो ये y वाला पद इधर आ जाएंगे और ये वाला पद उधर चल जाएंगे, तो कितना बचेगा 2y - 3y बराबर -2 + 7। इधर से कितना बचा देखो -y बचा, इधर से 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब इसको इस प्रकार से यानी y बराबर -5 आ जाएगा। ठीक है, y का मान भी आएगा। अब देखो अब -6 इससे कोई काम नहीं, अपन को a की वैल्यू चाहिए वापस। तो a - 1 बराबर किसका -3 के बराबर आ जाएगा। तो a - 1 बराबर -3, तो a बराबर -3 + 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा -2। इस प्रकार से आपको वैल्यूज निकालनी है। अब उसके बाद हम b - 3 की वैल्यू निकालेंगे। देखो b की वैल्यू निकालेंगे, यानी b - 3 बराबर ये मान किसके बराबर होगा, क्योंकि तीसरी पंक्ति का पहला अवयव है तो इधर भी तीसरी पंक्ति का पहला अवयव ले लिया अपन ने। देखो पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति और इसका पहला अवयव दोनों बराबर आ जाएंगे, यानी b - 3 बराबर 2b + 4 हो जाएगा। अब देखो ये -3 b इस वाले पद को इधर ले आएंगे तो -2b हो जाएगा और 4 + 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर तक कितना बचेगा -b बचेगा।
वो इधर कितना बचेगा 7, यानी आप इसके देखो बटा में 1 1 भी मानोगे ना तो ये b इधर चल जाएगा, 7 इधर चल जाएगा, यानी तो कितना हो जाएगा b बराबर -7 हो जाएगा। इतना तो आप जानते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, देखो सारे मान आपके पास, इसके बाद आगे c का मान निकालना है, सॉरी। तो देखो c वाली वैल्यू इधर दे रखी है, यानी 2c + 2 बराबर, अब ये वाली यानी दूसरी पंक्ति का ये तीसरा अवयव है। देखो ये दूसरी पंक्ति इसका तीसरा अवयव, तो इधर भी ये दूसरी पंक्ति इसका तीसरा अवयव क्या है 0, यानी 2c + 2 बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 2c बराबर, अब देखो इधर जाएगा -2, c बराबर 2 से कितने बार 1 बार, यानी -1 आ जाएगा c बराबर। अब इसके बाद सारी वैल्यू आपको यही वैल्यू निकालनी थी। देखो a की वैल्यू आ गई, b की, c की और x y z की वैल्यू आ गई, तो ये आपका क्या हो जाता है, सारे आंसर हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको वैल्यू निकालनी है। उदाहरण 5 में दे रखा है यदि 2a + b, ये आपको मान लो ये दो अवयव दे रखे, ठीक है ना, बराबर करके हो तो a b c और d के मान अपन को याद करना। अब आपको याद है कि संगत अवयव बराबर होंगे, यानी 2a + b 4 के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते थे तुलना करने पर, यानी अवयवों की अपन तुलना करेंगे। देखो 2a + b बराबर कितना आ जाएगा 4, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो a - 2b बराबर कितना -3, तो a - 2b बराबर कितना आ गया -3। देखो ये ए बी वाली समीकरण है, ये लिख ली मैंने। अब देखो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, a का मान निकालता हूँ मैं यहाँ से, तो क्या आएगा a बराबर -3 + 2b, इसी प्रकार से आएगा। तो अपने हमारे पास a का मान आ गया। मैं क्या करता हूँ, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो a का मान मैं समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा, यानी a की जगह क्या आ जाएगा -3 + 2b, तो 2 - 3 + 2b + b बराबर 4, अंदर गुणा करूँगा तो -6 + 2 दूनी 4, यानी 4b + b बराबर 4। अब देखो 4b एक तो ये रहा और एक b है, यानी 5b हो जाएगा, और ये माइनस का 6 इधर जाएगा तो इधर प्लस का 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। अब b बराबर कितना आ जाएगा 5 × 5 5 दूनी 10, यानी b बराबर कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। अब मैं b का मान का रख दूंगा, समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा तो a का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में रखूँगा 2 में रखूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लिखता हूँ मैं कि b का मान समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में b का मान रखूँगा तो देखो 2a + b का मान कितना है 2 बराबर 4, तो 2a बराबर 4 - 2 हो जाएगा, तो 2 बचेगा और 1 2 से 2 कट जाएगा, तो a बराबर कितना है 1 आ गया। तो a बराबर 1 और b बराबर अपने पास 2 आ जाता है। उसके बाद में अगली अपनी समीकरण देखते हैं, तो देखो 5c - d बराबर 11 होगा, तो 5c - d बराबर 11, इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम लिख देता हूँ। c और d वाली एक तो ये समीकरण है, एक वाली ये समीकरण बनेगी, क्या बनेगी कि 4c + 3d बराबर 24, 2 बनी। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से d का मान निकाल लेता हूँ, d का निकालो c का निकालो, आपकी मर्जी है। तो 24 - 4c हो जाएगा, और d बराबर ये अपोन में चल जाएगा, तो 24 - 4c/3 हो जाएगा। ये d का मान मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, d का मान समीकरण नंबर d का मान मैं क्या रख दूंगा समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में रखूँगा तो 5c - d का मान क्या रखूँगा तो 24 - 4c/3 हो जाएगा, बराबर में 11। अब देखो ये माइनस दोनों से गुणा हो जाएगा, अंदर में एलसीएम भी ले लेता हूँ साथ में, एलसीएम लूँगा कितना हो जाएगा 5 3 15c। अब देखो माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, तो ये माइनस का 24 और प्लस का 4c हो जाएगा, बराबर में 11। अब वज्र गुणा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 15c और 4c कितना हो जाएगा 19c -24, और ये 3 उधर गुणा हो जाएगा तो 11 3 33 हो जाएगा। 19c बराबर, अब देखो 33 और 24 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, ठीक है। अब 19 3 कितना होता है 57, ये c बराबर कितना आ गया 3। अब मैं c का मान का रख दूंगा समीकरण नंबर 2 में रख दूंगा, तो अपना आंसर आ जाएगा, यानी c का मान समीकरण नंबर 2 में, यानी c का मान समीकरण नंबर 2 में मैं अब रखने वाला हूँ। तो देखो अपने पास समीकरण नंबर 2 ये रही, 5c - d बराबर 11, तो 5c का मान कितना 3, c का मान 3 है ना, -d बराबर 11, तो कितना हो जाएंगे 5 3 15 -d बराबर 11। अब मैं d को उधर ले जाऊँ तो है ना, तो यानी d बराबर कितना हो जाएगा 15 में से 11 जाएंगे तो 4 बच जाएंगे,
तो यानी इस प्रकार से ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 2, सी का मान 3 और डी का मान 4। तो ये आपका आंसर।